हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मौलिक अधिकार। तो जब भी मौलिक अधिकार की बात की जाती है तो देखा जाता है कि मौलिक अधिकार व्यक्तियों का अधिकार है। मौलिक अधिकार व्यक्तियों का अधिकार है जिसके लिए न्यायालय जो होगा वह जवाबदेही होगा। जिसके लिए जो न्यायालय होगा वह कैसा होगा, तो हम कह सकते हैं जवाबदेही होगा। तो जब भी बात की जाती है मौलिक अधिकारों की तो हम कहते हैं कि मौलिक अधिकार व्यक्तियों का अधिकार है जिसके लिए व्यक्ति न्यायालय में अपनी बात को रख सकता है अगर किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तथा जिसके लिए जो न्यायालय है वो भी कैसा होता है, तो हम कह सकते हैं जवाबदेही होता है। अब बात यह की जाती है कि भारतीय संविधान की बात जब भी की जाती है तो आलोचकों का मत है कि इसे उधार का संविधान भी कहा जाता है। और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान 60 देशों से लिया गया है। जबकि मौलिक अधिकारों की बात की जाती है तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए जाते हैं, तो मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिए जाते हैं। जबकि किस भाग में है मौलिक अधिकार, जबकि हमारे भाग की बात की जाती है मौलिक अधिकार की, तो हम ध्यान रखेंगे भाग 3 में देखने को मिलते हैं मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं जो इनकी अनुच्छेद 12 से 35, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक देखे जाते हैं। जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हम कह सकते हैं देखे जाते हैं। अब बात यह की जाती है कि जो मौलिक अधिकारों की जब भी बात की जाती है तो देखा जाता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन जो हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, जितना विस्तृत देखने को मिलता है उतना विश्व के किसी भी संविधान में देखने को नहीं मिलता है। अब बात यह की जाती है कि ये मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विकास को किस प्रकार बढ़ावा देते हैं, तो हम कह सकते हैं यह व्यक्तियों के चहुमुखी विकास को बढ़ावा देते हैं। यह व्यक्तियों के चहुमुखी विकास को बढ़ावा देते हैं। चहुमुखी विकास को बढ़ावा देते हैं। तो चहुमुखी विकास को किस प्रकार बढ़ावा देते हैं, तो हम कह सकते हैं यह इनकी भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक। तो हम ध्यान रखेंगे भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक। भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक के रूप में हम कह सकते हैं ये हमारे भारतीय संविधान को बढ़ावा देते हैं। तो जब भी अगर देखा जाता है मौलिक अधिकारों की बात की जाती है तो हम क्या ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार क्या है, तो व्यक्तियों का अधिकार है जिसके लिए न्यायालय कैसा होगा, जवाबदेही होगा। और ये कहाँ से लिए जाते हैं, तो हम देखेंगे कहाँ से लिए जाते हैं, अमेरिका से लिए जाते हैं। और कहाँ से, किस अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक वर्णन है इनका, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक ये देखे जाते हैं। कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है। कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है। दूसरी बात, किस प्रकार व्यक्ति को बढ़ावा देते हैं, तो चौमुखी रूप से व्यक्तियों को बढ़ावा देते हैं। जिस प्रकार हम कैसे ध्यान रखेंगे, तो यह हम कह सकते हैं भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि रूप में हम कह सकते हैं बढ़ावा देते हैं। जबकि अगर बात की जाएगी कि मौलिक अधिकारों की, तो हम उसमें कुछ तत्वों को और ध्यान रख सकते हैं जिसमें देखा जाता है कि मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब बात यह की जाती है कि मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था किंग जॉन। तो किंग जॉन के द्वारा 1215 में इंग्लैंड में क्या हुआ, तो इंग्लैंड में जो सामंत वर्ग था, इंग्लैंड में कौन था, तो हम कह सकते हैं इंग्लैंड में सामंत वर्ग था। और इस वर्ग पर अत्याचार हो रहे थे। इस वर्ग पर क्या हो रहे थे, तो हम कह सकते हैं अत्याचार हो रहे थे। और अत्याचार को रोकने के लिए कौन आता है, तो हम कह सकते हैं अत्याचार को रोकने के लिए आता है किंग जॉन। अत्याचार को किसने रोका, तो किंग जॉन ने रोका। जब अत्याचार को किंग जॉन ने समाप्त कर दिया गया तो इसी कारण इनकी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंग्लैंड में इनकी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और आगे चल के भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को भी हम कह सकते हैं कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जबकि अगर बात की जाती है कि मौलिक अधिकारों की बात की जाती है तो जिस
तरह अगर देखा जाए भारतीयों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते ही हैं, लेकिन अगर विदेशियों की बात की जाती है, जैसे अगर कोई विदेशी हमारे भारत देश आता है तो उन्हें प्राप्त होते हैं, तो हम ध्यान रख सकते हैं कि अनुच्छेद 14 और 20 से लेकर 28 तक अनुच्छेद ऐसे होते हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे कि ऐसे मौलिक अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, किसे प्राप्त होते हैं? विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल हैं अनुच्छेद है 14, अनुच्छेद 14 है, यह किसे प्राप्त है? तो विदेशियों को प्राप्त है। दूसरी बात हम ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 20 भी यानी कि विदेशियों को प्राप्त होता है। दूसरी बात अनुच्छेद 20, 21 भी प्राप्त हैं। तथा अगर 22 की बात की जाएगी, 22 हैं, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है और 28। तो अगर कभी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो भारतीयों को प्राप्त तो हैं लेकिन विदेशियों को भी प्राप्त हैं, तो हम ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 14। दूसरी बात 20 से लेकर अनुच्छेद 28 तक हम कह सकते हैं जो किसे प्राप्त होते हैं? तो विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। जबकि अगर बात की जाती है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हम कह सकते हैं कितने अनुच्छेद हैं जो नष्ट कर दिए जाते हैं और कौन से बचे रहते हैं? तो हम कह सकते हैं 20 और 21 को छोड़कर, राष्ट्रीय आपातकाल के समय 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी आर्टिकल हैं, शेष सभी आर्टिकल की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे कि नष्ट कर दिए जाते हैं। शेष सभी आर्टिकल हैं जो नष्ट कर दिए जाते हैं। अगर बात की जाती है मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाएगी तो मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो हम कह सकते हैं प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी थी? तो 7 थी। प्रारंभ में कुल कितनी संख्या थी? तो 7 थी। जबकि वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में है 6। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो सर्वप्रथम हम ध्यान रखेंगे तो एक कौन सा अधिकार होता है जो हट जाता है? तो सर्वप्रथम हम देखेंगे संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार हटता है? तो हम कह सकते हैं संपत्ति का अधिकार हट जाता है, संपत्ति का अधिकार। और ये कब हटाया जाता है? तो हम कह सकते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया जाता है। अब हटाया क्यों गया था? तो हम कह सकते हैं संपत्ति के अधिकार को इस वजह से हटाया जा सकता है जैसे कोई मार्ग या रेल परिवहन या सड़क मार्ग निकलना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, जिस किसान की भूमि उस क्षेत्र के लिए जाती थी तो वह न्यायालय में अपनी बात को रख देता था जिससे उस पर रोक लगा दी जाती थी। लेकिन जब ये संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया जाता है तो उसके बाद अब क्या होता है? तो हम कह सकते हैं उस किसान को उस भूमि के बदले पैसे उपलब्ध कर दिए जाते हैं और यह जिससे उसे भी नुकसान नहीं होता है और इनकी सरकार का भी जो कार्य होता है उसको नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं जो संपत्ति का मूल अधिकार होता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे हटा दिया जाता है और वह कहाँ पर डाल दिया जाता है? तो 300 के काम में डाल दिया जाता है, जो आज वर्तमान में कानूनी या राजनीति अधिकार है, जो वर्तमान में कानूनी या राजनीति अधिकार के रूप में हम देखते हैं, वर्तमान में कानूनी या राजनीति अधिकार में देखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो 7 में कम कौन सा हो गया? तो हम कह सकते हैं संपत्ति का अधिकार। अब वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया जाता है। वर्तमान में कुल कितने का वर्णन किया जाता है? तो हम ध्यान रखेंगे 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया जाता है। अब ये 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं? तो हम ध्यान रखेंगे समानता का अधिकार, ध्यान रखेंगे समानता का अधिकार का वर्णन मिलता है। तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो हम ध्यान रखेंगे 14 से 18। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 14 से 18 तक हम समानता के अधिकार को देखते हैं। इसके बाद कौन सा अधिकार आता है? तो हम कह सकते हैं इसके बाद जो अधिकार आता है समानता के अधिकार के बाद देखा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाती है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात यहाँ की जाती है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो हम ध्यान रखेंगे 1922 से 22 तक कौन सा अधिकार होता है? स्वतंत्रता का अधिकार होता है।
जबकि अगर बात की जाएगी इसके बाद कौन सा अधिकार आता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार आता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का हम कह सकते हैं यहाँ पर वर्णन मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की यहाँ बात की जाती है आर्टिकल, तो आर्टिकल में हम ध्यान रखेंगे 23 से लेकर 23 से 24 का यहाँ वर्णन मिलता है। जबकि अगर बात की जाएगी अनुच्छेद, जबकि अगर चौथे भाग की बात की जाएगी इसमें, तो हम ध्यान रखेंगे क्या आता है, तो हम ध्यान रख सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का यहाँ वर्णन मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की यहाँ बात की जाती है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 25 से लेकर 28 तक देखा जाता है। 25 से लेकर 28 तक देखा जाता है। जबकि इसके बाद क्या आता है, तो हम ध्यान रखेंगे इसके बाद आता है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षा व संस्कृति के अधिकार की यहाँ पर चर्चा की जाती है। और यह कहाँ से कहाँ तक है, तो हम ध्यान रखेंगे 29 से 30 तक इसे देखा जाता है। ऐसे कहाँ तक देखा जाता है, तो 29 से 30 तक देखा जाता है। जबकि अंतिम कौन सा होता है, छठा, तो हम ध्यान रखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठवां कौन सा होता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का यहाँ वर्णन मिलता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की यहाँ बात की जाती है। और जिसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 32 को, जिसमें हम कौन से आर्टिकल को देखते हैं, तो अनुच्छेद 32 को देखते हैं। तो अगर कभी पूछा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या है, 6। जिसमें पहला कौन सा होता है, समानता का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। जबकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक देखा जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षा व संस्कृति का जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 29 से 30 तक मिलता है। जबकि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार आता है वह कहाँ से देखा जाए, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। जबकि इसके बीच कौन सा था, तो हम कह सकते हैं संपत्ति का अधिकार था, जिसे 1978 के 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया जाता है, जो 300 के काम में देखने को मिलता है। इसके बाद हम मूल अधिकारों को जो आर्टिकल हैं उन पर इनकी बल देंगे कि क्या इनका योगदान होता है, क्यों ये बनाए जाते हैं, तो इसमें हम देखेंगे जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो सर्वप्रथम अगर बात की जाती है अनुच्छेद 12 की, तो सर्वप्रथम इनकी जो शुरुआत होती है वह कहाँ से होती है, तो अनुच्छेद 12 से शुरुआत होती है। तो हम ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 12 में क्या कहा जाता है। तो अनुच्छेद 12 में देखने को हमें मिलता है कि अनुच्छेद 12 में इनकी राज्य शब्द की परिभाषा की बात की जाती है। अनुच्छेद 12 में किसकी बात की जाती है, तो राज्य शब्द की परिभाषा की यहाँ बात की जाती है। अब देखा जाता है कि राज्य शब्द की परिभाषा में क्या क्या आता है। तो हम कह सकते हैं राज्य के अधीन जो संस्था, कारखाना, पदाधीन व्यक्ति, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, विधानमंडल आदि की जहाँ पर चर्चा की जाती है, तो हम क्या कहेंगे, राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल करते हैं। तो राज्य शब्द की परिभाषा अगर कभी पूछी जाती है तो किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है, तो हम ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 12 में देखने को मिलता है। जबकि अनुच्छेद 13 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 13 में हम ध्यान रखेंगे संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों में, जिसमें कहा जाता है कि हम न्यायालय में बाध्य योग हैं। इसमें हम ध्यान रखेंगे बाध्य योग हैं। तो कहा जाता है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही हम न्यायालय में अपनी बात को रख सकते हैं। तथा यही अनुच्छेद कहता है अगर किसी भी अनुच्छेद यानी कि अगर मौलिक अधिकारों के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन होगा तो इस अनुच्छेद के द्वारा हम न्यायालय में अपनी बात को रखते हैं। तो यह अनुच्छेद के द्वारा कहा जाता है अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 के द्वारा हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में हम अपनी बात को रखेंगे। अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में हमने अपनी बात को रख सकते हैं, जिसमें जो न्यायालय होगा वो जवाबदेही होगा। जबकि अगर बात की जाती है 226 की, तो 226 के द्वारा उच्च न्यायालय में 226 के द्वारा उच्च न्यायालय में हम अपनी बात को रखते हैं। 226 के द्वारा उच्च न्यायालय में अपनी बात को रख सकते हैं। जबकि अगर बात की जाती है अनुच्छेद 14 की अगर बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में। तो अनुच्छेद 14 की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 14 में क्या उल्लेख मिलता है, तो विधि के समक्ष समता की बात की जाती है तथा विधि के समान संरक्षण, तथा इनकी यहीं पर बात की जाती है विधि के समान संरक्षण की इनकी यहाँ पर चर्चा की जाती है। विधि के समान संरक्षण की चर्चा की जाती है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ देख सकते हैं कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात की जाएगी तो इसे हम कह सकते हैं ये विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है।
जबकि अगर ध्यान रखेंगे विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब बात ये की जाती है कि इनका अर्थ क्या होता है, तो हम इनका अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्तियों के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी, किसी भी व्यक्तियों के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी, तो इन लाइनों का ये अर्थ होता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे ऊंचा हो नीचा हो, कोई भी व्यक्ति चाहे ऊंचा हो नीचा हो, अधिकारी हो गैर अधिकारी हो, अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, तथा हम कह सकते हैं गरीब हो अमीर हो, अमीर हो गरीब हो, तथा ऐसे व्यक्ति जो हैं वह शासन से ऊपर नहीं है। यहाँ पर जो चर्चा की जाती है शासन से ऊपर नहीं है, विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी, तथा ये अनुच्छेद 14 कहता है। तथा हम कह सकते हैं इस अनुच्छेद के लिए एक व्यक्ति का मत होता है जिसने कहा था अनुच्छेद 14 के ऊपर एक ए.बी. डायसी बात की जाती है। ए.बी. डायसी, तो ए.बी. डायसी की बात की जाएगी तो ए.बी. डायसी ने क्या कहा है, तो ए.बी. डायसी का मत रहा है, ए.बी. डायसी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति ऊंचा हो नीचा हो, अमीर हो गरीब हो, अधिकारी हो गैर अधिकारी हो, और ऐसा कोई व्यक्ति शासन से ऊपर नहीं है या हमारे भारतीय संविधान से ऊपर नहीं है। एक तरफ तो देखा जाता है कि अनुच्छेद 14 जहां समानता की बात करता है, लेकिन जैसे ही हम 361 आर्टिकल की बात करते हैं, अनुच्छेद 361 की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 361 में कहा जाता है, अनुच्छेद 361 में कहा जाता है कि हम देख सकते हैं अनुच्छेद 361 में बंद हो गया, पार्ट 2 में कर देंगे सर इसे।